नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राधे एकेडमी पर। और आज जो है केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है 10th क्लास की साइंस का, और इसके बाद आपकी बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी। और ये लास्ट टॉपिक जो है कार्बन एवं उसके यौगिकों के बारे में आप पढ़ेंगे। कि पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ऐसी बहुत सी कम ही वस्तुएं हैं जिसमें कार्बन ना हो, और अधिकतर पदार्थों में कार्बन की उपस्थिति होती है। जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट खाने पर, चीनी में, कपड़े में, साबुन में कई कार्बनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैसे कि किताब और कागज में। तो ऐसी बहुत सी ही कम वस्तुएं हैं या चीजें हैं जिनमें कार्बन ना पाया जाता हो। तो कहने का तात्पर्य है कि कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जो ज्यादातर सभी पदार्थों में पाया जाता है। कार्बन को पढ़ेंगे, उसके बाद कार्बन के आप अपरूपों के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन के अपरूप कैसे होते हैं। कार्बन के 3 अपर रूप हैं, जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन। तो इन्हें देखते हैं। चलिए, जैसे कि यहाँ देखिए, कार्बन क्या है। कार्बन अधातु है जिसका रासायनिक प्रतीक C के द्वारा हम इसे प्रदर्शित करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 6 है। परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। प्राकृतिक रूप से इसके समस्थानों की संख्या 3 है। 12 C, 13 C, 14 C। यानी इसके समस्थानिक जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 12 C, 13 C और 14 C। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जब परमाणु क्रमांक 6 है तो 2 4 के हिसाब से, आप पिछले बार में पढ़ चुके हैं। और इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। अब संयोजकता कैसे निकालते हैं? किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक को जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, किसी भी तत्व के जब परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसके सबसे बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या आती है उसी को संयोजकता या वैलेंसी कहते हैं। देखिए एक उदाहरण के तौर पर कि Na का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसका कितना 2 8 है। तो Na की वैलेंसी कितनी है? 1 होगी। ठीक है। अब जैसे कि Cl 17 है तो 2 8 7, तो Cl की वैलेंसी कितनी होगी? 7 होगी। ये बात आपके ध्यान रखने योग्य है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? संयोजकता 4 होगी। ठीक है। अब देखिए, कार्बन भोजन, कपड़े, पुस्तकें, अन्य बहुत सी वस्तुओं में पाया जाता है। कार्बन को देख सकते हैं। कार्बन को आप देख सकते हैं क्योंकि कार्बन सर्वतोमुखी यानी यूनिवर्सल जैसा है, सब जगह पाया जाता। तत्व कार्बन पर आधारित होते हैं और सभी सजीव आकृतियां कार्बन से बनी होती हैं। यानी सजीवों की आकृतियां जो हैं वो कार्बन से ही बनी होती हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का हम त्याग करते हैं। ठीक है। अब ये बात जानने की है कि भाई हमने ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बन गई? हम भोजन खाते हैं, भोजन में भी तो कार्बन है। कार्बोहाइड्रेट खाया हमने, तो क्या है वो भोजन जो है, भोजन के माध्यम से एनर्जी बनेगी। एनर्जी वो ब्लड में जाएगी। ब्लड से जाने के बाद क्या होगा? जब हम श्वसन की क्रिया करेंगे तो अशुद्ध ब्लड से आने के बाद फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड घुल आ जाती है, और ऑक्सीजन हम जो लेते हैं वो शुद्ध ब्लड में चली जाती है। तो इसके थ्रू क्या होता है? अशुद्ध गैस जैसे ही आती है
तो कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से ये निकल जाती है और O2 क्या है, वो शुद्ध ब्लड में घुल जाती है। अब हम देखेंगे कि कार्बन पर आधारित बहुत सी सभी आकृतियां जो हैं कार्बन से बनी होती। अब हम जो पढ़ेंगे कार्बन के अपरूप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसके भौतिक गुण तो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन रासायनिक गुणधर्म एक जैसे होते हैं। इसी आधार पर हम कार्बन के अपरूपों को 3 रूपों में बांटते हैं। जैसे लिखा है, किसी तत्व के विभिन्न रूप जिनके भौतिक गुण तो अलग अलग हैं लेकिन रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। रासायनिक गुणधर्म कैसे होते हैं, समान होते हैं। वे तत्व अपरूप कहलाते हैं। वे तत्व क्या कहलाते हैं, अपरूप कहलाते हैं। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। कार्बन के कितने रूप होते हैं, 3 अपरूप होते हैं। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे 3 अपरूपों, ग्रेफाइट के बारे में, हीरा के बारे में, फुलेरीन के बारे में। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ग्रेफाइट क्या है। प्रत्येक कार्बन अणु 3 अन्य अणुओं से उसी में बने होते हैं या उसी में जुड़े होते हैं, जैसे जिससे षष्ठकोणीय क्या होता है, षष्ठकोणीय व्यूह मिलता है। देखिए 3 कार्बन के अणु, ये है ग्रेफाइट की संरचना को देखिए आप। 3 कार्बन के अणु अन्य 3 कार्बन के अणु से मिलकर एक संरचना का निर्माण करते हैं। प्रत्येक कार्बन अणु 3 अन्य अणुओं से उसी में बने हैं, जिससे षष्ठकोणीय व्यू मिलता है। यानी 6 को हम कहते हैं षष्ठकोणीय व्यू मिलता है। फिर ये 3 अणु से जुड़ते हैं, फिर ये 3 से नए से जुड़ते हैं। इसी प्रकार ये क्रम चलता रहता है और ये किसकी निर्माण कर देता है, ग्रेफाइट की संरचना का निर्माण कर देता है। देखिए इसमें एक आबंध, 2 आबंध होता है, यानी सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी होता है, जिससे कार्बन संयोजकता संतुष्ट हो जाती है। यानी कहने का मतलब है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से ही संयोजकता संतुष्ट हो जाती है। ग्रेफाइट विद्युत का एक बहुत अच्छा सुचालक है। ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का अच्छा सुचालक है, जबकि अन्य अधातुएं विद्युत सुचालक नहीं होती। कहने का मतलब है कि जो ग्रेफाइट है ये विद्युत का चालन कर सकता है, लेकिन जो अन्य अधातुएं होती हैं वो कुचालक होती है, यानी विद्युत का संचालन नहीं कर सकती। इसकी संरचना को दोबारा समझिए कि 3 अणु से जुड़कर षष्ठकोणीय व्यू का निर्माण करती हैं। ये है ग्रेफाइट की वायु संरचना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ये पढ़ लिया आपने ग्रेफाइट, और ये है किसके अंतर्गत, ये कार्बन का अपरूप है। अब हम पढ़ेंगे हीरा के बारे में। भाई हीरा जो है अब तक ज्ञात तत्वों में सबसे कठोर पदार्थ है और ये 4 परमाणुओं से मिलकर एक 3 विमाओं वाली संरचना बनाता है। क्या बनाता है, 3 विमाओं वाली संरचना बनाता है, डायमेंशनल कठोर 3 विमाओं संरचना बनाता है। हीरा अब तक का क्या सबसे कठोर पदार्थ है। देखिए प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के ही अन्य 4 परमाणुओं से, कार्बन के ही
अन्य 4 परमाणुओं से जुड़कर एक कठोर 3 विमाओं वाली संरचना बनाता है। हीरा अब तक ज्ञात तत्वों में सबसे कठोर पदार्थ है। यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक कार्बन परमाणु के ही अन्य 4 परमाणु से जुड़कर 3 विमाओं वाली, यानी ये उभरी होगी, बनेगी तो 4 परमाणुओं के साथ, ये हीरा की संरचना। लेकिन ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को बनाती है, 3 विमाओं वाली संरचना बनाती है, और हीरा के अब तक ज्ञात तत्वों में सबसे कठोर पदार्थ है। अब तीसरा देखेंगे फुलेरीन। ये क्या है? ये एक फुटबॉल के आकार की, जैसे कि फुटबॉल में जो टिकड़ियां जैसी लगी होती हैं वो उस आकार में जुड़ी होती हैं, वैसे ही इसका नाम फुटबॉल की जैसी संरचना को ही बनाया गया है। ठीक है, ये देखिए जुड़े होने के कारण। देखिए सबसे पहले C60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप से व्यवस्थित होते हैं। यानी C60 कार्बन की पहचान की गई, जिसके परमाणु किसके रूप में जुड़े थे? फुटबॉल के रूप में। फुटबॉल देखिए, फुटबॉल गोल होती है और इसमें ऐसी टिकड़ियां जैसी लगी होती हैं, जुड़ी होती हैं, वैसे ही इसमें फुलेरीन में भी जुड़ी होती हैं। ठीक है, ये जुड़ी होती हैं, ऐसी आपने देखी होगी, छोटे छोटे टुकड़ों में ये जुड़ी होती हैं। तो ये क्या लिखा है कि कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप से व्यवस्थित होते हैं। ये अमेरिका आर्किटेक्ट बकीमिस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किया गया। एक आर्किटेक्ट थे जो बनाते थे, उनका नाम था बकीमिस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किया गया था। जियोडेसिक गुंबद के समान लगते थे। जो कैसे थे? जियोडेसिक गुंबद के समान लगते थे। इन अणुओं के नाम को फुलेरीन नाम दिया। कहने का मतलब है फुलेरीन की खोज से पहले C60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु जो थे वो फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित थे। जैसे उसमें छोटे छोटे टुकड़े जोड़े जाते थे, वैसे ही कार्बन के अणु उसके मध्य ऐसे जोड़े गए। यानी कहने का मतलब ये फुटबॉल के रूप में ही व्यवस्थित थे। ठीक है, ये तो था फुलेरीन। इसके बाद आप आगे ये अब कार्बन बॉन्डिंग के बारे में देखेंगे कि कार्बन किस प्रकार से बॉन्ड को बनाता है। अब जैसे कि बॉन्डिंग को समझने के लिए उसके इलेक्ट्रॉनिक वितरण को आना चाहिए। जैसे कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसका कितना हो जाएगा? 2 4। अब कार्बन अगर बॉन्ड बनाता है तो वो अन्य तत्वों से इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा, उसके बाद ही ये बंध को बना सकता है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इलेक्ट्रॉन बनाएगा कैसे। देखिए कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी को पता है 2 4, यानी परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन प्रदान करने या खोने की आवश्यकता होगी। कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉनों को तब बना सकता है जब वो मानक को पूरा करता हो। जैसे कि संयोजकता, किसी भी इलेक्ट्रॉन की संयोजकता कितनी है कि मान लो O ले लो, O का परमाणु क्रमांक कितना है? 8, तो ये बनाएगा 2 6। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अष्टक को पूरा करने के लिए, तो हम O2 का करके देखते हैं। ठीक है, O2 का देखते हैं कैसे ये बॉन्ड बनाएगा। तो O2 का कितना हो गया? 6 भाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब O तो 2 लेने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 6 6 हमने ले लिए, लेकिन भाई अष्टक पूरा नहीं हो रहा,
तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से ले लिए और 2 इलेक्ट्रॉन इधर से ले लिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन इधर से ले लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा, कितने, तो ये बॉन्ड जो बन गया O2 के मध्य डबल बॉन्ड, क्या बन गया, 2 बंध, 2 बंध का निर्माण हो गया। समझ में आया? इसी तरीके से कार्बन कैसे करता है इसके बारे में बताते हैं। देखिए ये कार्बन ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अगर किसी अन्य से ले रहा है तो कितने, 4 कार्बन 4 ऋणायन बनाता है, लेकिन प्रोटॉन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल है। भाई उसकी टोटल कैपेसिटी जो है वो 6 है। कितनी है, 6। अगर आप उसे एक्स्ट्रा 4 किलो वजन दे देंगे तो वो नहीं ले पाएगा, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को धारण ही नहीं कर सकता। अन्य तत्व इसलिए धारण करता है क्योंकि इसकी कैपेसिटी अधिक है, लेकिन इसकी क्षमता कितनी है, प्रोटॉन 6 ही है, वो 4 नहीं धारण कर सकता। आगे देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4 प्लस धनायन बना सकता है, अपने इलेक्ट्रॉनों को दे दे दूसरों, लेकिन 4C इलेक्ट्रॉन को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। लेकिन क्या करता है, वो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये बात तो थी कार्बन की। आगे देखिए इन दोनों स्थितियों में कार्बन के साथ समस्या है, कहीं वो वजन ज्यादा ले नहीं सकता, अपना दे नहीं सकता, और लेता है तो उसे अधिक ऊर्जा चाहिए और ज्यादा वजन वो रख नहीं सकता। तो ये भाई दोनों स्थितियों में कार्बन के साथ एक समस्या है। कार्बन इस समस्या का निवारण अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी खुद कार्बन या अन्य का परमाणुओं से करके कर पाता है। इसका निवारण तब होता है या तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉनों से ले और अपने इलेक्ट्रॉनों को दे, तभी इस चीज का संयोजन हो पाता है। और ये कार्बन में ही नहीं अन्य तत्व के परमाणुओं में इस प्रकार की साझेदारी कर यौगिक बनाते हैं। ये सिर्फ कार्बन तक ही सीमित नहीं, अन्य तत्व भी साझेदारी करके बॉन्ड बनाते हैं। अब देखिए रासायनिक बंधों को पढ़ेंगे हम। रासायनिक बंध 2 प्रकार के होते हैं, ये देखिए हैं क्या। किसी यौगिकों में परमाणु के बीच लगने वाले बल से बनने वाले आबंध को रासायनिक आबंध कहते हैं। किसी यौगिकों में परमाणुओं के बीच लगने वाले बल से बनने वाले आबंध को रासायनिक आबंध कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, आयनिक आबंध, सहसंयोजी आबंध। आयनिक यानी तत्व के ऊपर प्लस माइनस जो होते हैं वो उनका आदान प्रदान करने वाला। आयनिक आबंध को देखिए, आयनिक आबंध क्या है, वह आबंध जो इलेक्ट्रॉनों के पूर्णतः स्थानांतरण के द्वारा होता है आयनिक आबंध कहलाता है। भाई देखिए Na के ऊपर प्लस किस लिए है और Cl के ऊपर माइनस किस लिए है, क्योंकि ये अपने आयनों को आदान प्रदान करते हैं। ये इसलिए है कि Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11, तो 2 8 1, इसका होता है 17, तो जो होगा 2 8 7। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो ये कर्जदारी हो जाता है, तो माइनस, और ये प्लस में रहता है क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, लिया नहीं। इसलिए NaCl का जब निर्माण होता है तो Na के ऊपर प्लस चार्ज होता है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है। यानी आयनिक आबंधों में आयनों का आदान प्रदान या स्थानांतरण होना ही आयनिक आबंध कहलाता है।
अब देखिए सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, क्या सहसंयोजी बंध क्या होते हैं। देखिए वह आबंध जो दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी से आबंध बनाता है, सहसंयोजी आबंध कहलाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब वह आबंध जो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी से आबंध बनता है, सहसंयोजी आबंध कहलाता है। और ये कितने प्रकार का होता है, ये तीन प्रकार का होता है। एकल बंध अंग्रेजी में कहते हैं सिंगल बॉन्ड, सहसंयोजी बंध डबल बॉन्ड, और इसे कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड।